हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामनाथ पे। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज एक और नई वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की, और ये प्रैक्टिस सेट आपका जो आज होने वाला है ये होगा प्रैक्टिस सेट 20। और ये एक प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब चैनल एग्जामनाथ पर, जो प्लेलिस्ट का नाम है वो है वर्दी सीरीज दोबारा हिंदी। बिल्कुल, वर्दी सीरीज दोबारा में आप जाकर के सभी वीडियोस को बारी बारी से देख सकते हैं, और हर एक वीडियोस की जितने भी क्वेश्चंस मैं दोस्तों लेके आया हूं वो अति महत्वपूर्ण है। तो समय को वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए देख लेते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों वह है निंदा का विलोम शब्द है। निंदा का विलोम शब्द क्या है? आपको बताना है कि जो निंदा शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा। तो निंदा का भैया विलोम शब्द स्तुति होगा, राग होगा, द्वेष होगा या सम्मान होगा। तो जो निंदा का विलोम शब्द है वह होगा स्तुति। क्या होगा? स्तुति। मतलब ऑप्शन ए वाला सही होगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। जबकि अगर हम राग का बात करें तो जो राग का अपोजिट होता है वो द्वेष होता है। क्या होता है? राग का अपोजिट शब्द जो विलोम शब्द होता है वो होता है द्वेष। मतलब राग का उल्टा ही, यहां पे देखिए मैं साफ साफ लिख देता हूं, राग का उल्टा द्वेष होता है। स्तुति का जो है यहां पे निंदा का उल्टा स्तुति और स्तुति का उल्टा निंदा। तो यहां प्रश्न क्या था कि निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? स्तुति होगा। राग का उल्टा द्वेष होगा। सम्मान का उल्टा मतलब विलोम शब्द क्या होगा भैया? अपमान होगा। क्या होगा? अपमान होगा। तो इस तरीके से समझ में आ गया होगा कि पहले वाले का जो आंसर होगा वो ए होगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं ये एक रचना है और इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। किस कवि को दिया गया ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। लोग भूल गए हैं ये किस कवि की रचना है जिसके लिए उस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? गिरिजा कुमार माथुर जी को, रघुवीर सहाय जी को, कुंवर नारायण जी को या त्रिलोचन शास्त्री जी को? तो भैया जो इसका राइट आंसर है वह होगा जो है रघुवीर सहाय। मतलब ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। रघुवीर सहाय को दिया गया। अब भैया रघुवीर सहाय को कब दिया गया? तो ये ध्यान कर लीजिए 1984 में दिया गया। 1984 में दिया गया। किस रचना के लिए दिया गया? लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार रघुवीर सहाय को 1984 में दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें गिरिजा कुमार माथुर जी को, तो भैया गिरिजा कुमार माथुर जी को 1991 में दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और जो रचना का नाम है जिसको गिरिजा कुमार माथुर जी ने लिखा वो है मैं वक्त के हूं सामने। क्या है? मैं वक्त के हूं सामने। मैं वक्त के हूं सामने इस रचना के लिए गिरिजा कुमार माथुर जी को 1991 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अब बात कर लेते हैं कुंवर नारायण को भैया कब मिला है। तो कुंवर नारायण जी को मिला है 1995 मिला। और किस रचना के लिए मिला? कोई दूसरा नहीं। इनकी एक रचना थी कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। जबकि त्रिलोचन शास्त्री जी को 1981 में दिया गया है। 1981 में। और किसके लिए दिया गया है? ताप के ताए हुए दिन। ताप के ताए हुए दिन। ताप के ताए हुए दिन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए जिससे आपको क्लियर रहे और इसको नोट्स बना लीजिएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं आप सभी ने ले लिया होगा। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वो क्रिया क्या कहलाती है? तो भैया ये क्रिया कहलाती है संयुक्त क्रिया। मतलब ऑप्शन सी वाला सही होगा। सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज का चौथा क्वेश्चन कौन सा है।
लिखा है वधूत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। वधूत्सव का यहां पे देखिए प्लस लगेगा। वधूत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जो वधूत्सव का संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, यही आपसे प्रश्न किया जाए। तो भैया वधूत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, वधु प्लस उत्सव। क्या होगा, वधु प्लस उत्सव। अर्थात ऑप्शन सी वाला विकल्प सही होगा। सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता, करण, कर्म या क्रिया। तो भैया वाक्य में जो काम करने वाले होते हैं उसको कर्ता बोलते हैं। अर्थात ऑप्शन ए वाला सही होगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवधि बोली का अन्य नाम क्या है। अवधि बोली का अन्य नाम क्या है। तो अवधि बोली का जो अन्य नाम है वो कोसली है दोस्तों। क्या है, अवधि बोली का अन्य नाम कोसली है। अब इसे कोसली क्यों कहा गया, तो जान लीजिए कि जो अयोध्या का प्रदेश कोसल के अंतर्गत था, और जो अयोध्या का प्रदेश था वो किसके अंतर्गत था, ये कोसल के अंतर्गत था। इसीलिए अवधि को कोसली भी कहा गया है। और एक चीज जान लीजिए, बैंसवाड़ी, ठीक है, बैंसवाड़ी, मिर्जापुरी, कौन कौन से, ये मिर्जापुरी, ठीक है, नोट कर लीजिए। अभी बता रहा हूं कि क्या चीज लिख रहा हूं। बनहोगी, ठीक है, बनहोगी, ये अवधि की बोलियां हैं, अवधि की उपबोलियां हैं। तो इसको भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए, एक पॉइंट बहुत जबरदस्त है, एग्जाम पॉइंट है। उपबोलियां हैं मतलब अवधि बोली का अन्य नाम कोसली है। क्यों रखा गया, क्योंकि अयोध्या का जो प्रदेश है था वो कोसल के अंतर्गत था, इसीलिए अवधि को कोसली भी कहा गया। और जो अवधि बोली है इसकी कुछ उपबोलियां हैं। तो भैया बैसवाड़ी, मिर्जापुरी, बनहोगी ये अवधि की उपबोलियां मानी जाती हैं। इस फैक्ट को भी आप लोग नोट कर लीजिए। ऑप्शन ए वाला सही होगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण का अनेक नाम है। कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो देखिए आपको लग रहा होगा कि जो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन सेम है। नहीं भैया सेम नहीं है। यहां पे देख सकते हैं लिखा है, बिंदी रखा है, यहां पे बिंदी है पे नहीं है। और जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ये होगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, क्योंकि बहुवचन प्रयोग हो रहा है ना, तो भैया हैं होगा, है नहीं होगा, हैं होगा, बिंदी होगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति होता हो। देखिए अनुप्रास जो होता है वो समान व्यंजनों की आवृत्ति होता, बिल्कुल सही है। श्लेष एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं। हाँ भाई ये भी सही है, एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं। उत्प्रेक्षा क्या होता है, उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाती है। हाँ भैया ये भी सही है। संदेह अलंकार, जहां उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट होता है। नहीं भैया ये वाला आपका ऑप्शन, ये वाला जो सुमेलित हुआ है ये गलत हुआ है, मतलब ये सही मिलान नहीं है। तो फिर क्या होगा, संदेह अलंकार अगर ये परिभाषा नहीं होती है तो क्या होती है, तो जान लीजिए, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, जहां किसी व्यक्ति को या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, अर्थात निश्चय ना हो सके, जहां निश्चय ना हो सके वहां संदेह अलंकार होता है। वहां क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। और जान लीजिए एक बात और, कि जो संदेह अलंकार होता है इसमें तर्क वितर्क जो करने की संभावना होती है वो हमेशा बनी रहती है। तर्क वितर्क करने की संभावना हमेशा बनी रहती है। एक एग्जांपल के तौर पे हम बता दें आपको संदेह अलंकार का उदाहरण, जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। नोट कर लीजिए, एक बार फिर से बोलते रहा हूं, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। यह संदेह अलंकार का उदाहरण है दोस्तों। डी वाला ऑप्शन सही होगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से सामसिक पद चुनिए। वायु वेग, वीर का पुत्र, राह का खर्च, पथ से भ्रष्ट। तो भैया जो सामसिक पद होगा वह होगा वायु वेग। देखिए सामसिक पद और समास विग्रह दोनों बिल्कुल मिलते जुलते चीजें हैं, बस जब अलग अलग कर दिया जाता है तो समास विग्रह होता है, एक में होता है तो सामसिक पद कहलाता है। जैसे आपका रसोई घर, जैसे रसोई घर ये आपका सामसिक पद है। अब रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर ये आपका समास विग्रह है। ये आपका क्या है? ये आपका है समास विग्रह है। जबकि रसोई घर क्या है? तो रसोई घर आपका जो है ये है आपका सामसिक पद। क्या है? सामसिक पद। तो ऐसे वायु वेग, वायु वेग यहां पे क्या है? सामसिक पद है। समझ में आ गया? ऑप्शन ए वाला सही होगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? कबीरदास जी की है, रैदास जी की है, हरिदास निरंजनी जी की है, या दादू दयाल जी की है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा संत रैदास की है। किसकी है? संत रैदास की ये लाइन है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये जो है रैदास जी की, संत रैदास जी की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहा जाता है? तो भैया उसे कहा जाता है करण कारक। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे हम करण कारक कहते हैं। और जो करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वह होता है से, द्वारा या के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, करण कारक कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ये तीनों जो हमारे विभक्ति चिन्ह है करण कारक के याद रखिएगा। जैसे भगवान राम ने, जैसे भगवान राम ने रावण को बाण से मारा। अब देखिए जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है, जैसे हमने क्या बोला, भगवान राम ने काम किया मारने का, लेकिन किसके द्वारा किया? तो बाण से विभक्ति चिन्ह आया। देखिए मैं लिख देता हूं, राम ने, भगवान राम ने रावण को बाण से मारा। अब देखिए बाण से मारा। अब ध्यान दीजिए सेंटेंस में, भगवान राम ने रावण को बाण से मारा। तो भैया रामचंद्र जी ने काम किया है, कौन सा काम किया है? मारने का। लेकिन कर्ता जो काम किया है वो किसके द्वारा, जिसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा हुआ है? बाण से काम किया। और कौन सी विभक्ति आ गई? से आ गई। और से किसका जो है ये विभक्ति चिन्ह है? करण कारक का है। कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में क्या निर्देशित है? जो है संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, या राज्य की राजभाषा राजभाषाओं के बारे में, और संघ की राजभाषा के बारे में? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा है उसके बारे में अनुच्छेद 210 में वर्णन किया गया है। किसके बारे में? विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में यह अनुच्छेद 210 में उल्लेखित है। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, यह अनुच्छेद 210 में वर्णित है, जबकि जो संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में है यह अनुच्छेद 120 में वर्णित है। राज्य की राजभाषा और राजभाषाओं के बारे में कहां पे वर्णित है? तो भैया ये वर्णित है 345 अनुच्छेद 345 में, जबकि संघ की राजभाषा के बारे में 343 अनुच्छेद, मतलब अनुच्छेद 343 में इसका जिक्र किया गया। तो इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, नोट्स जरूर बनाइए। हमेशा जब भी वीडियो को देखिए एक बार आप पूरा देख डालिए, नेक्स्ट टाइम आप नोट्स बनाइए, या पहले आप नोट्स बना ले, नेक्स्ट टाइम इसको फिर से अगेन देखें, तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, जैसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक प्रसर्गों को हटाकर सही वाक्य छांटे। वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा। भैया इसमें कुछ ऐसे प्रसर्ग दिए गए हैं कि जो अनावश्यक है, बिना मतलब के हैं। कौन कौन से? भैया यहाँ पे छत पर से क्या गिरेगा? भैया जब छत से गिरा है तो छत से गिरेगा। नीचे को का नीचे गिरा, तो यहाँ पे ये दो प्रसर्ग गलत है। इसका मतलब जो विकल्प आपका सही हो सकता है वह होगा ऑप्शन क्या होगा?
नीचे, ये बी वाला, वह छत से नीचे गिर पड़ा, मतलब ऑप्शन बी वाला सही होगा। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। शक्तिवर्धन, शक्तिशाली, शक्तिरोधक या सशक्त। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वह होगा शक्तिशाली। जो विकल्प दिया गया संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए, तो भैया यहाँ पे शक्ति से जो विशेषण शब्द बनेगा वो शक्तिशाली होगा, मतलब ऑप्शन वाला आपका शुरू हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला चिड़िया विकल्प पहचानिए, मतलब चिड़िया का आपको बहुवचन रूप तलाशना है। तो क्या होगा, चिड़िया होगा, चिड़ियाएं होगा, चिड़ियों होगा या चिड़ा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा चिड़िया। ध्यान दे लीजिए, ऐसे ही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, चिड़िया। ठीक है, और इस चीज को, ये ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो ये है चिड़िया का बहुवचन रूप। ठीक है, ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जहां छंद में सभी चरण समान हो उसे क्या बोलते हैं, विषम मात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद, सममात्रिक छंद या मात्रिक छंद। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा सममात्रिक छंद। बिल्कुल, जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे सममात्रिक छंद कहा जाता है, अर्थात सी फॉर कन्नड़ा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं। चितंबरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, पल्लव, ये सभी रचनाएं किस कवि की हैं। सुमित्रानंदन पंत जी की हैं, अज्ञेश जी की हैं, केदारनाथ सिंह जी की हैं या सुमित्रा कुमारी चौहान जी की हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा ऑप्शन ए, मतलब सुमित्रानंदन पंत जी की है। और जान लीजिए ये जो चितंबरा इनकी रचना है, कौन सी, चितंबरा रचना के लिए 1968 में सुमित्रानंदन पंत जी को पहली बार हिंदी भाषा के लिए किसी भी कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 1968 में पहली बार हिंदी भाषा के लिए सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किस रचना के लिए मिला, चितंबरा रचना के लिए मिला। कब मिला, 1968 में मिला। ठीक है, और ये सभी जितनी भी रचनाएं दी गई ये सभी सुमित्रानंदन पंत जी की जो है ये रचना है, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। रसों का राजा किस रस को माना जाता है। जैसे भैया फूलों का राजा गुलाब, फलों का राजा आम, ऐसे रसों का राजा कौन है। तो रसों का राजा है श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वह होता है दोस्तों रति। क्या होता है, रति। ये भी क्वेश्चन आपकी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो नोट कर लीजिए, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वह रति होता है और रसों का राजा श्रृंगार रस होता है, अर्थात ऑप्शन बी वाला सही होगा। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। चिकनाहट, चांदनी, खटास या बखूबी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन डी। अब कैसे होगा भाई, पूछा गया है कि उस विकल्प का चयन करो जिसमें प्रत्यय से नहीं बना है। तो देखिए बखूबी शब्द जो लिखा है इसमें, एक मिनट के लिए जस्ट, बखूबी, तो बखूबी शब्द जो है इसमें प्रत्यय नहीं लगा है, इसमें उपसर्ग लगा। देखिए जो प्रत्यय होता है वो शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग शब्द के शुरुआत में लगता है। तो इसमें आया तो है इसमें आया तो है कुछ उपसर्ग प्रत्यय में से, लेकिन क्या आया, ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग, मतलब इसमें कौन सा उपसर्ग आया है, बा उपसर्ग लगा है। और कहा क्या गया है, जिसे प्रत्यय ना बनाओ। तो भैया इसमें प्रत्यय वाला कोई चीज नहीं है, इसमें उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है। जबकि तीन शब्द जो चिकनाहट है भैया इसमें प्रत्यय आहट है। ठीक है, चांदनी में कौन सा शब्द हो जाएगा, भैया चांदनी में नी शब्द का प्रत्यय है। खटास में कौन सा है, तो भैया इसमें आस शब्द का प्रत्यय है। लेकिन बखूबी में बा है, बा तो है लेकिन उपसर्ग है, जब ये उपसर्ग है। बाकी सब में क्या है, बाकी सब में प्रत्यय और ये भी प्रत्यय के रूप में आया है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए, मैं जब भी क्लास लेता हूं कोशिश करता हूं कि आप लोगों से मैं लाइक सब्सक्राइब शेयर करने को ना बोलूं, लेकिन ये आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर आप लोग हमारी क्लास को पसंद कर रहे हैं, एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल के द्वारा जो भी प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो भैया एक लाइक जरूर किया करो। ये लाइक आपका एक समझ लीजिए मैं हम लोगों के लिए एक टॉनिक का काम करता है, हर एक यूट्यूबर के लिए एक टॉनिक का काम करता है। तो प्लीज आप लोग क्या करें, एक लाइक किया करें और एक बेहद प्यारा सा कमेंट किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, उससे एक मनोबल बढ़ता है और मेहनत करने की इच्छा जागृत होती है कि आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो हम और मेहनत आपके लिए बिल्कुल करेंगे और नए नए प्रैक्टिस सेट और चीजों को मैं उपलब्ध कराने का प्रयास किया करूंगा। अगर चैनल पे आज पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। क्यों? क्योंकि ऐसी वीडियोस, ऐसे नोटिफिकेशंस अगर सबसे पहले आपको चाहिए तो भैया आपको बेल आइकन पर प्रेस तो करना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।